जय हिंद दोस्तों, मैं प्रजीत कुमार आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करने वाले हैं और इससे पहले 11 सेट और करा चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। और ये सेट जो है वो SDM राहुल सिन्हा सर जी के द्वारा निकाला गया है। और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि कितना नंबर आप लोगों का आ रहा है। और जिनका 70 प्लस आ रहा है, 80 प्लस आ रहा है, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों के इस बार सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो फिर अच्छे से मेहनत करते रहिए। और जिनका नहीं आ रहा है 60 प्लस 65 प्लस, जिनका 70 नहीं आ रहा है नंबर, वो थोड़ा सा और ध्यान दीजिए ताकि आप लोगों का भी नंबर आ जाए, 70 प्लस आए, 70 प्लस नंबर आए। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए। अब हम लोगों का 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है। पहला प्रश्न है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो वो कौन है? तो ये हो जाएंगे महेश भूपति। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, महेश भूपति, याद रखिएगा। और इन्होंने 1997 में महेश भूपति ने मिश्रित युगल वर्ग में जीता था। और एक जो थे वो जापान के रिका हिराकी थे, याद रखिएगा। इन्हीं के साथ में फ्रेंच ओपन जीते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लंबी दूरी की टेलीफोन के आविष्कारक हैं? तो ये जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और ये जो आविष्कार किए थे वो 1876 ईस्वी में किए थे, ये भी याद रखिएगा। निम्न में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में बचत को बढ़ावा देना है? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा महिला समृद्धि योजना। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, महिला समृद्धि योजना, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक अवयव है? तो कार्बनिक अवयव की बात करें तो ये हो जाएगा ऊन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ऊन हो जाएगा, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, कार्बन, याद रखिएगा। और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो 6 अक्रिय गैस हैं उनको बारे में बताते हैं। तो हीलियम हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा, जिनॉन हो जाएगा और रेडियोधर्मी रेडॉन हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सभी हैं। SMPS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है वो स्विच मोड बिजली आपूर्ति हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, स्विच मोड बिजली आपूर्ति। स्विच मोड पावर सप्लाई होता है इंग्लिश वर्ड इसका, याद रखिएगा। यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे मल्टी प्रोसेसर बोलते हैं। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, मल्टी प्रोसेसर, याद रखिएगा। और CPU को कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। रेक्टिफायर्स का उपयोग किस में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है? तो रेक्टिफायर का प्रयोग की बात करें तो ये हो जाएगा AC से DC में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, AC से DC में, याद रखिएगा। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है, तो टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा जो है वो विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, विद्युत ऊर्जा, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो ये जो होता है वो होता है भ्रूणपोष, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, भ्रूणपोष। और कुछ फल है उसके बारे में और जो खाने योग्य भाग होते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो जैसे कि सेब हो गया, तो सेब का जो खाने योग्य भाग होता है वो पुष्पासन होता है। आम हो गया तो आम का मध्य फल भित्ति खाया जाता है। और लीची हो गया तो लीची का एरील खाया जाता है। और गेहूँ का भ्रूणपोष और भ्रूण खाया जाता है। और फिर टमाटर का फल भित्ति और बीजांडस खाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और पपीता का मध्य फल भित्ति। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट था जो कि बता दिए हैं। तो इसका आंसर भी हो जाएगा। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो ये जो किया जा सकता है वो ठंडा और शुष्क स्थिति में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ठंडे और शुष्क स्थिति में, याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए। अब हम लोग का परिवार 1000 होने वाला है। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आंसर हो इसका, विटामिन ए।
और कुछ बता देते हैं। तो जैसे विटामिन B1 हो गया, तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, ये याद रखिएगा। और विटामिन 2 की कमी से किलोसिस होता है, ये याद रखिएगा। और विटामिन B5 की कमी से होता है जो वृद्धि की कमी, थकान, निद्रा आदि, अनिद्रा आदि होता है, विटामिन B5 की कमी से होता है, ये सब याद रखिएगा। और फिर विटामिन डी की कमी से हड्डी कमज़ोर होता है, विटामिन डी की कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाता है। और फिर विटामिन सी के कमी से जो होता है वो होता है स्कैर्वी नामक बीमारी होता है विटामिन सी की कमी से। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट था जो कि बता दिए। मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? तो मानव हड्डी का मुख्य घटक कैल्शियम होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका, कैल्शियम, याद रखिएगा। क्रायोजेनिक्स जिसका अध्ययन है, तो क्रायोजेनिक्स के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा न्यून तापमान, ऑप्शन सी आंसर हो जाए इसका। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा SCII, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका। महिला अंडर 90 T20 विश्व कप किस देश ने जीता? तो इसकी जीत की बात करें तो ये हो जाएगा भारत, अपना प्यारा भारत, ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका, याद रखिएगा। रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्र द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। 17 का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अवरक्त किरणों का पता किससे लगाया जाता है? तो ये जो पता लगाया जाता है वो फोटोमीटर, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका, फोटोमीटर। एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? तो ये जो यौगिक हैं वो हैं विटामिन, ऑप्शन डी आंसर हो जाए इसका, विटामिन, याद रखिएगा। लाइसीमीटर निम्नलिखित में से किसका अनुमान लगाने में सहायक होता है? तो ये जो होता है वो वाष्पन बाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी होगा। स्कूल ऑफ पॉसिबिलिज्म की नींव किसने रखी? तो ये जो नींव रखे थे वो रखे थे बिडेल डी लाब्सा, याद रखिएगा, ब्लास, ऑप्शन ए आंसर हो इसका, बिडेल डी ब्लास। अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी शिखर है? तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में बोल रहा है, तो हो जाएगा माउंट एरेबस, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आंसर है इसका, माउंट एरेबस। स्थल जात निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो पाए जाते हैं वो महाद्वीपीय शेल्फ और ढाल, ऑप्शन सी आंसर हो जाए इसका, महाद्वीपीय शेल्फ और ढाल में पाए जाते हैं। गाइनेकोमेस्टिया क्या है? तो गाइनेकोमेस्टिया की बात करें तो ये हो जाएगा पुरुषों में स्तनों का विकास, ऑप्शन सी आंसर हो जाए इसका, ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। और ये मैन बूब्स के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। ध्रुवीय क्षेत्र में भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पौधे और पशु जातियों की विविधता है। तो इसके पौधों और पशुओं की विविधता के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा बढ़ता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा, बढ़ता है। और अगला प्रश्न है, मानचित्र पर समान दबाव क्षेत्रों वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये जो बोला जाता है वो बोला जाता है आइसोबार, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, आइसोबार, याद रखिएगा। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो अहोम जनजाति की बात करें तो ये हो जाएंगे असम से, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, असम, याद रखिएगा। और अहोम जाति जो है वो असम घाटी में रहने वाले शांत वंश है, याद रखिएगा, शान वंश है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? तो ये जो हो जाएगा वो फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, FST, फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा। और ये जो कई शहरों का निर्माण किए थे वो था जौनपुर था, हिसार था, फिरोजाबाद था, फतेहाबाद था, ये सब था, ये भी याद रखिएगा। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया था?
तो किस राजवंश के दौरान किया गया था? तो ये पल्लव राजवंश, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, पल्लव राजवंश, याद रखिएगा। और चोल राजवंश की स्थापना जो हुआ था वो विजयालय चोल ने किया था 850 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। और गुप्त वंश के संस्थापक जो था वो श्रीगुप्त था, ये भी याद रखिएगा, ये दोनों बता दिए हैं। और चालुक्य वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो पुलकेशिन प्रथम थे, और संस्थापक जो थे वो जयसिंह थे, ये याद रखिएगा चालुक्य राजवंश के बारे में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? तो ये जो निर्धारित करता है वो भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, भारत के राष्ट्रपति, याद रखिएगा। और संविधान के अनुच्छेद 75 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संगठन के संबंध में मूलभूत नियमों का वर्णन किया गया है, ये याद रखिएगा। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? तो ये जो माना जाता है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। और संविधान का लगभग 70% भाग इसी अधिनियम से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 के भाग से ही लिया गया है, लगभग 70%, ये याद रखिएगा। और फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को आगम कहते हैं, ऑप्शन ए आंसर है इसका, जैन साहित्य को आगम बोलते हैं, याद रखिएगा। और फिर महावीर के दर्शनों को सुव्यवस्थित करने का कार्य जो किया था वो लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा से शुरू हुआ था, ये याद रखिएगा। और फिर 512 ईस्वी में वल्लभी महासभा में जैन साहित्य को अंतिम रूप दिया गया था, ये याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म के धार्मिक पुस्तक जो है वो त्रिपिटक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ था? तो कौन से शहर से हुआ था? तो ये हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, सेंट पीटर्सबर्ग, याद रखिएगा। और रूसी क्रांति की शुरुआत जो हुआ था वो 1947 में पेट्रोगाबाद से हुआ था, जो कि अब सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इच्छा सबसे कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो ये जो धर्म हो जाएगा वो बौद्ध धर्म हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, बौद्ध धर्म, याद रखिएगा। और फिर वहीं गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, नेपाल के कपिलवस्तु में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट में लुम्बिनी नामक स्थान था, वहाँ पे हुआ था, ये याद रखिएगा। और बौद्ध धर्म के प्रथम उपदेश जो दिया था, बौद्ध धर्म के मतलब बुद्ध भगवान ने जो दिए थे वो सारनाथ में दिए थे प्रथम उपदेश। और बौद्ध धर्म के धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया इसे, प्रथम उपदेश को। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो ये जो लागू रहेगा वो 6 माह के लिए, ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, 6 महीना के लिए, याद रखिएगा। और विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर विधानसभा का अध्यादेश का अनुमोदन जो अनिवार्य है, ये याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार ही विधानमंडल के विशांतरित काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को है, यानी कि अनुच्छेद 213 के अनुसार किया जाता है, ये याद रखिएगा। और फिर अनुच्छेद 123 के अनुसार जो है वो संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो नहीं चलेगा तो राष्ट्रपति इसके द्वारा अध्यादेश जारी करते हैं। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो अनुच्छेद 123 के अनुसार, और राज्यपाल जो जारी करता है वो 213 के अनुसार, ये याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो ये जो लिया गया था वो अमेरिका से, ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका, अमेरिका, याद रखिएगा। और कुछ इसके बारे में कुछ बताते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में लिए गए थे, ये जो था मूलभूत अधिकार था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता था, और फिर न्यायिक पुनर्विलोकन था, ये सब लिया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, ये सब लिया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है वो, और भाग 3 में वो मौलिक अधिकारों से विवरण है, वर्णित है, ये याद रखिएगा। और इस 12 से 35 तक के भाग 3 को और अनुच्छेद 12 से 35 तक को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है, ये याद रखिएगा। और
और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, ये भी याद रखिएगा। तो एक हो जाएगा समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 है, और स्वतंत्रता का अधिकार एक हो जाएगा जो कि अनुच्छेद 19 से 22 है, और फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार तो अनुच्छेद 23-24 हो जाएगा, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 हो जाएगा, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29-30 में हो जाएगा, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 में हो जाएगा। तो ये 6 याद रखिएगा मौलिक अधिकार जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अत्यधिक मंदी किस काल में आई है? तो अत्यधिक मंदी की बात करें तो 1929 से 33 ईस्वी हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा 1929 से 1933 ईस्वी। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है वो कहा जाता है स्पाइरोगायरा को। ऑप्शन बी आंसर है इसका, स्पाइरोगायरा, याद रखिएगा। प्लेटो की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुख्यतः न्याय पर शोध प्रबंध है? तो ये हो जाएगा द रिपब्लिक, याद रखिएगा, द रिपब्लिक। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। औसत नियत लागत रेखा कैसी होती है? तो औसत नियत लागत रेखा की बात करें तो ये हो जाएगा आयताकार अति परवलय। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। दूत स्फीति को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा अति स्फीति। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, अति स्फीति। कराधान का सामर्थ्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो प्रतिपादित किए थे वो किए थे एडम स्मिथ। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, एडम स्मिथ, याद रखिएगा। भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से निम्नलिखित में से क्या बना है? तो ये जो बना है वो बना है दक्षिण पठार। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, दक्षिण पठार। और ज्वालामुखी लावा से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी याद रखिएगा। और दक्कन का पठार जो है, दक्षिण का पठार, वो लावा के प्रभाव या फिर अग्नेय चट्टानों से बना है, और जिसे दक्कन के ट्रैप्स के रूप में भी जानते हैं। और ये जो चट्टान है वो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि इस सब राज्यों में फैला हुआ है। 1873 के 3 सम्राटों के संघ को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है वो जाना जाता है ड्राई कैसिर बंद संधि। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। बेस्टिल के पतन का संबंध किससे है? तो बेस्टिल के पतन का संबंध 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा। और फ्रांस में 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 14 जुलाई 1789 को पेरिस स्थित जो है बैलिस्टिक के किनारे किले पर आक्रमण किया गया था, ये भी याद रखिएगा। यादव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो यादव राजाओं की राजधानी की बात करें तो देवगिरी हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, देवगिरी, याद रखिएगा। इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? नहीं के बारे में बोला है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा म्यांमार। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, म्यांमार, याद रखिएगा। और कुछ बता देते हैं तो सार्क दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन हो जाएगा, मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क का फुल फॉर्म होता है। और ये जो सदस्य देश है वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सभी हैं। और 8 दिसंबर 1985 को ढाका में स्थापित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू, नेपाल में स्थित है। और वहीं बिम्स्टेक की स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था बिम्स्टेक का 6 जून 1997 ईस्वी को। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? तो पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच। ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका, भारत और श्रीलंका के बीच है, याद रखिएगा। और सुंडा जल डमरू मध्य जो है वो जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में है, ये भी याद रखिएगा। 1951 में अंजस ANZUS पर किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये जो किया गया था वो किया गया था ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी आंसर हो जाए इसका, याद रखिएगा। काला सागर आर्थिक सहयोग क्षेत्र में सदस्य होते हैं, तो ये जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 12। ऑप्शन डी आंसर हो जाए इसका, 12, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है वो बुकर पुरस्कार। ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका, बुकर पुरस्कार, याद रखिएगा। और इस पुरस्कार का शुरुआत किया गया था 1969 ईस्वी में शुरुआत किया गया था।
वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो अध्यक्ष थे वो जेवी कृपलानी थे। ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका, जेवी कृपलानी, याद रखिएगा। और फिर और कुछ बताते हैं तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार पटेल, भारत के बिस्मार्क, भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है? तो ये जो ऊर्जा मिलता है वो मिलता है ग्लूकोज। ऑप्शन डी आंसर हो जाए इसका, ग्लूकोज, याद रखिएगा। संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है? तो ये जो हो जाएंगे वो संतूर हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, संतूर, याद रखिएगा। और भारत का प्राचीनतम वाद्य यंत्र जो है वो बीना है, ये भी याद रखिएगा, बीना है भारत का प्राचीनतम वाद्य यंत्र। और सितार और तबला के आविष्कार की बात करें तो अमीर खुसरो को माना जाता है, सितार और तबला का आविष्कारक अमीर खुसरो को माना जाता है। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष। ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका, 35 वर्ष, याद रखिएगा। और राज्यपाल के कार्यकारी प्रमुख की बात करें तो अनुच्छेद 154 में होता है। राज्यपाल राज्य के कार्यकारी प्रमुख होता है अनुच्छेद 154 के तहत। और राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, वो अनुच्छेद 155 के द्वारा किया जाता है। और फिर राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, ये याद रखिएगा। और राज्यपाल का जो है वो राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, ये भी याद रखिएगा, राज्यपाल। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है वो 2 दिसंबर को। ऑप्शन डी आंसर हो जाए इसका, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और फिर 13 मई को मनाया जाता है वो विश्व कॉकटेल दिवस मनाया जाता है, विश्व कॉकटेल दिवस 13 मई को मनाया जाता है। और फिर 30 सितंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है 30 सितंबर को। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आणविक सूत्र क्या होता है? तो इसका आणविक सूत्र HCl होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका, HCl, याद रखिएगा। और HCl का pH मान की बात करें तो 2.9 से 3.01 तक होता है, ये भी याद रखिएगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो ज्वालामुखी गैसों में भी पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो यह एक प्रमुख अकार्बनिक अम्ल है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। और इन कमेंट में ज़रूर बताएं कितने नंबर आ रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य के जडेरी नमकट्टी चेदी बुट्टा साड़ी को GI टैग मिला है? तो ये जो मिला है वो तमिलनाडु का हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, नाम से ही पता चल रहा है, नमकट्टी, चेदी बुट्टा, ये सब, तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। चीन, मैक्सिको तथा कनाडा के वस्तुओं पर किस देश ने आयात टैरिफ लगाया है? तो ये हो जाएगा अमेरिका, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अमेरिका। अमृत उद्यान को निःशुल्क देखने की इजाज़त कब से कब तक दी गई है? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 फरवरी से 30 मार्च तक। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 2 फरवरी से 30 मार्च तक। और ये 2025 तक हो जाएगा, 2 फरवरी 2025 से 30 मार्च 2025 तक, याद रखिएगा। भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो कौन सा राज्य में किया जा रहा है? तो ये झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, झारखंड, याद रखिएगा। प्राण वायु देवता पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है? तो ये किया है हरियाणा के राज्य सरकार। ऑप्शन डी आंसर है इसका, हरियाणा। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात था, तो ये कम हो गया था। ऑप्शन डी आंसर हो जाए इसका, कम हो गया था, याद रखिएगा। चुनाव आयोग राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है, तो ये जो संचालन करता है वो संसद। ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका, संसद, याद रखिएगा। और संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के बीच में निर्वाचन आयोग का संबंधित उपबंध है, आयोग से चुनाव आयोग से है, याद रखिएगा। और चुनाव आयोग का गठन जो हुआ था वो चुनाव आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्तों से किया जाता है। और चुनाव आयोग का निर्माण की बात करें निर्वाचन आयोग का, तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय को किसकी तरह परिभाषित किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आय को कारक लागत पर NNP, ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका, याद रखिएगा। मौर्योत्तर काल में वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थीं। तो नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये थे दास कर्मकार, ऑप्शन सी आंसर हो जाए इसका, दास कर्मकार, याद रखिएगा। और कुछ शब्द है जो कि मौर्योत्तर काल से संबंधित है, तो इसी के गृहपति हो जाएगा। तो घर का मुखिया मतलब गृहपति मतलब घर का मुखिया होता है, और ग्राम भोजक मतलब गांव का मुखिया होता है। ग्राम भोजक का अर्थ गांव का मुखिया होता है। और फिर भूमिहार, तो इसका अर्थ होता है भूमि का मुखिया। और दास कर्मकार, तो इसका अर्थ होता है मजदूरी का कार्य करने वाले मजदूर, ये भी याद रखिएगा। और मेगास्थनीज जो है वो इंडिका में दास प्रथा के नहीं के बारे में चर्चा किया है, ये भी याद रखिएगा। तो ये भी पूछ सकता है कि इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकीकरण था? तो ये जो था वो दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी आंसर हो जाए इसका, दूसरी पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल की बात करें तो 1956 से 1961 था, और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 था, ये भी याद रखिएगा। कीट में क्या क्या होता है? तो कीट में क्या क्या होता है, तो ये 3 जोड़ी टांगें होती है, ऑप्शन बी आंसर हो जाए इसका, 3 जोड़ी टांगें होती है, याद रखिएगा। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? तो इसके नाम की बात करें तो ये हो जाएगा अस्थिरापिल्ली जलप्रपात, ऑप्शन डी आंसर है इसका, अथिरापिल्ली जलप्रपात, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाए इसका। और कुछ जो बताते हैं, एक है कुंचकल जलप्रपात जो कि 455 मीटर है, और ये बराही नदी पर है, और ये कर्नाटक में है, तो ये सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा कुंचकल जलप्रपात, ये भी याद रखिएगा। पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो ये जो होता है वो 29 इंच, ऑप्शन बी आंसर है इसका, 29 इंच, याद रखिएगा। तारग्य एक दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 3, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आंसर है इसका, 3 हो जाएगा। भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो प्रसिद्ध है वो सबसे बड़ा डाक नेटवर्क के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी आंसर है इसका। और इसके बारे में कुछ बता देते हैं, तो सबसे पहली बार जो पिन कोड जारी किया गया था, पिन कोड प्रणाली डाक सेवा 1972 में लाया गया था, ये याद रखिएगा। और मार्च 2024 के अनुसार भारत में डाकघरों की संख्या जो है वो 1,64,972 हो गया है, इतना टोटल हो गया है। और भारत में डाकघरों को 23 मंडलों में बांटा गया है, 23 मंडलों में बांटा गया है। विधवा पुनर्विवाह का सर्वप्रथम समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और से लेखक का नाम बताइए। तो बंगाली समाज सुधारक के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो हो जाएगा वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएंगे, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और ये जो किया गया था वो 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैध घोषित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और शारदा अधिनियम एक था वो लाया गया था, वो 1929 में लाया गया था शारदा अधिनियम। और ये अधिनियम जो था शारदा अधिनियम वो 1 अप्रैल 1930 को लागू कर दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? तो ये जो बोले थे B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन ए आंसर है इसका, B.R. अम्बेडकर, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, बताए हैं, वो तो 6 बता भी दिए हैं, ये भी याद रखिएगा। और इसमें से महत्वपूर्ण जो है मौलिक अधिकार वो जो था वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंश माना गया है। और फिर अनुच्छेद 32 उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को 5 रीट जारी करने का अधिकार है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत 5 गो रीट जारी करता है, ये याद रखिएगा। और वो 5 रीट के बारे में बताते हैं, तो एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार परीक्षा, चौथा है उत्प्रेषण, और 5वां है प्रतिषेध। तो ये 5 याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में।
अगला प्रश्न है कार्बन की परमाणु संख्या क्या है। तो कार्बन की परमाणु संख्या की बात करें तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका 6, याद रखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात में है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका गुजरात, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मई जून के बीच में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है सागा दावा महोत्सव। ऑप्शन बी आंसर है इसका सागा दावा महोत्सव, याद रखिएगा। सात सौ 12 ईस्वी में अरब सेनापति किस सिंध पर विजय प्राप्त की थी जो खलीफा क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया। तो ये जो था वो था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका मोहम्मद बिन कासिम, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। तो नदीय द्वीप के बारे में बात कर रहा है तो ये हो जाएगा माजुली द्वीप। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका माजुली द्वीप, याद रखिएगा। और माजुली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी से बना है, असम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। और माजुली द्वीप को 2004 में विश्व धरोहर के स्थल के रूप में नामांकन किया गया, यानी यूनेस्को में शामिल किया गया है। और वहीं ब्रह्मपुत्रा नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो मानसरोवर झील के पास ग्लेशियर से होता है। और मुहाना जो है इसका ब्रह्मपुत्रा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाता है। और ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में यानी चीन और भारत और बांग्लादेश ये सब 3 देश से होकर के गुजरता है, बहता है, ये याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए और शेयर कीजिए और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा कीजिए। और फिर कितने नंबर आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। बर्फ का ढेर जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर एक सीमित मार्ग के साथ धीरे धीरे चलता है, उसे क्या कहा जाता है। तो ये जो बोला जाता है वो ग्लेशियर बोला जाता है इसको। ऑप्शन ए आंसर है इसका ग्लेशियर, याद रखिएगा। और ग्लेशियर नदी जो है वो झील आदि का मुख्य स्रोत होता है, ग्लेशियर से होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन द ब्रह्मसूत्र द फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका लेखक की बात करें तो ये हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, माउंट जोपुनो निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। तो ये जो स्थित है वो सिक्किम में। ऑप्शन डी आंसर है इसका माउंट जोपुनो सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, वह संदेश जो किसी व्यक्ति को अपना सामाजिक सुरक्षा क्रमांक, बैंक खाते की जानकारी या किसी वेबसाइट के लिए लॉगिन उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड जैसी जानकारी प्रदान करने के लिए अपने झांसे में फंसाता है, उसे निम्न प्रकार का मैलवेयर कहा जाता है। तो ये जो बोला जाता है वो फिशिंग। ऑप्शन डी आंसर है इसका फिशिंग, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। नहीं के बारे में बोल रहा है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा हिमशिखा। ऑप्शन बी आंसर है इसका हिमशिखा, याद रखिएगा। और पूरब से पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, याद रखिएगा। और हिमालय पर्वत तंत्र का मुख्य 3 समानांतर श्रेणियां हैं, जो कि महान हिमालय है, मध्य हिमालय है और शिवालिक हिमालय है। और इसकी जो कहाँ तक फैला हुआ है 24 किलोमीटर तक, वो तो बता ही दिए हैं, ये भी याद रखिएगा। और हिमालय जो है नवीन हिमालय, बलित हिमालय या फिर मोड़दार हिमालय मोड़दार पर्वत का ही उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। और फिर हिमालय के सबसे बाहरी दक्षिणी भाग जो है वो शिवालिक हिमालय है, याद रखिएगा। और देख लेते हैं आगे, बताते हैं इसके बारे में। तो फिर हिमालय जो है भारत के उत्तर में स्थित एक प्राचीन बलित पर्वत श्रृंखला है, ये भी याद रखिएगा। और हिमालय को पर्वत राज के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है पर्वतों का राजा, ये याद रखिएगा। ये सब प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए बता दिए हैं। और नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है आकाश का शीर्ष, ये याद रखिएगा। और हिमालय यानी एवरेस्ट चोटी को तिब्बत में यानी चीन में चोमोलोंगमा बोलते हैं, ये याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। तो ये जो किया जाता है देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ऑप्शन बी आंसर है इसका, याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर की बात करें तो संपत्ति कर, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, प्रत्यक्ष कर हो जाएगा संपत्ति कर। आनुवंशिकता शब्द किसने गढ़ा था? जेनेटिक्स शब्द के बारे में बोल रहा है, कौन इसका शब्द गढ़ा था? तो ये हो जाएगा बाटसन, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, बाटसन याद रखिएगा। और आनुवंशिकता शब्द जो है 1905 ईस्वी में विलियम बेटसन के द्वारा दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं? तो ये जो बढ़ाते हैं वो क्रमाकुंचन, ऑप्शन बी आंसर है इसका, क्रमानुकुंचन बढ़ाते हैं, याद रखिएगा। पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? तो ये जो संबंधित थे वो थे कथक, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आंसर है इसका, कथक। और कुछ बताते हैं इसके बारे में जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिर मणिपुरी एक हो गया, तो मणिपुरी से संबंधित थे वो थे चारू माथुर, या फिर सोनारी के सिंह हो जाएंगे, या फिर गुरु अमली सिंह हो जाएंगे, ये सब याद रखिएगा। और ओडिसी की बात करें तो ओडिसी से संबंधित थे संयुक्ता प्राणीग्राही, और फिर सोनल मानसिंह हो जाएंगे, और फिर माधवी मुदगल हो जाएंगे, ये सब याद रखिएगा। और कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी से हो जाएंगे यामिनी कृष्णामूर्ति, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है यामिनी कृष्णामूर्ति के बारे में। तो कुचिपुड़ी से हो जाएंगे यामिनी कृष्णामूर्ति, और फिर वेमपति चंद सत्री हो जाएंगे, ये सब याद रखिएगा। और कथक के बारे में और एक आधे को बताते हैं। तो पंडित बिरजू महाराज तो हो गए, और फिर लच्छू महाराज हो जाएंगे, सितारा देवी हो जाएंगे, शोभना नारायण हो जाएंगे, और फिर अच्छन महाराज हो जाएंगे, और मालविका सरकार हो जाएंगे। तो ये सब कथक से हो जाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कथक, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, VVI है, याद रखिएगा। DRDO ने कितने शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है? तो ये जो किया है वो 3, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 3, याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा आंसर। आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, एनीमिया, याद रखिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बीमारी है जो कि किसकी कमी से होता है वो बताते हैं। तो आयोडीन की कमी से थायराइड होता है, ये याद रखिएगा, थायराइड बीमारी आयोडीन की कमी होता है। और कैल्शियम की कमी से हाइपोकैल्शियम होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। और प्रोटीन की कमी से क्वासिओकोर, याद रखिएगा, क्वासिओकोर, ऑप्शन ये हो जाएगा। और थायराइड के बारे में बता दिए, आयोडीन की कमी से होता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, एनीमिया। इसरो ने जनवरी 2025 में अपने 100वें मिशन के तहत किस प्रकार के सैटेलाइट को भेजा था? तो ये जो भेजा था वो भेजा था नेविगेशन सैटेलाइट, ऑप्शन बी आंसर है इसका, नेविगेशन सैटेलाइट, याद रखिएगा। और वहीं इसरो की स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को किया गया था इसका स्थापना, याद रखिएगा। और भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक की बात करें तो जनक हो जाएंगे विक्रम अंबाला साराभाई हो जाएंगे, याद रखिएगा। किस देश की सैन्य सरकार ने चुनाव करवाने का फैसला किया है? तो ये हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन ए आंसर है इसका। अटलांटा के मेयर ने किस नृत्य गुरु के सम्मान में 3 दिसंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य नाट्य दिवस घोषित किया था? तो ये जो घोषित किया था वो वेम्पति चिंत्रा सत्यम, ऑप्शन बी आंसर है इसका, वेम्पति चिन्ना सत्यम, याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम, याद रखिएगा। और कुछ बताते हैं तो मिजोरम की राजधानी जो है एक है सिक्किम है, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल हो जाएगा, याद रखिएगा। और सिक्किम की राजधानी की बात करें तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो जाएगा, और मेघालय की राजधानी शिलोंग हो जाएगा, याद रखिएगा। और मिजोरम की राजधानी आइजोल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न मैथ का है, तो इसका आंसर आप बना लीजिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी आंसर है इसका। PDF डाउनलोड करके या फिर वीडियो रोक करके बना लीजिएगा ये प्रश्न। और 97 नंबर के आंसर की बात करें तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और 98 नंबर के आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 98 नंबर का आंसर। और 99 के आंसर की बात करें तो 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आज का लास्ट प्रश्न, आखिरी प्रश्न है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये था बिहार दरोगा का सेट, और पूरा देखिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कितना नंबर आप लोगों का आ रहा है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।